Okay, so good evening and welcome to lecture 1 of Heron's formula. ठीक है, तो Heron's formula हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम तो उस पर यही निकल के आया था कि Heron's formula नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए. अच्छा, एक और अपडेट है कि 22 ऑफ अगस्त तक, क्योंकि जो बच्चे बाहर हैं यूएई और वहां पे वेकेशंस है, तो तब तक मंडे टू सैटरडे तक का टाइम सेम है. ठीक है, दैट इज 5:30 to 6:30 ऑफ इंडिया. जो फ्राइडे सैटरडे का टाइम है वो मंडे टू थर्सडे भी चलेगा. ठीक है, क्योंकि उन लोग की छुट्टी हो चुकी है, इस वजह से उस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है. तो मैं आज मैसेज भी कर दूंगा, आप लोग को टाइम टेबल में भी अपडेटेड टाइम मिल जाएगा आज से. और आज टेस्ट इंडिया के 9 बजे है, ये भी मैं आप लोग को रिमाइंडर डाल दूं अगर आप बोटियों से फारिग हो गए हैं तो. याद है टेस्ट है आज? हाँ, और हमको याद नहीं था ना? नहीं पता, मुझे याद नहीं था. ठीक है, ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे का टाइम वही होगा. नहीं, ये नहीं आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला नहीं आएगा. ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे का टाइम वही होगा जो फ्राइडे सैटरडे का अभी चल रहा है. और 22 अगस्त के बाद फिर हम यूजुअल टाइम पे आ जाएंगे. वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाहर के बच्चे हैं उनकी वेकेशंस चल रही हैं, इस वजह से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये जो चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, ये क्या है? इट इज टॉकिंग अबाउट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, किसकी बात करता है? एरिया, एक ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेशन की बात करता है. और ये ट्राइंगल का एरिया जो कैलकुलेशन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द साइड्स, द वैल्यू ऑफ साइड्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जनरली देखें, ठीक है, जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हाफ, फिर उस ट्राइंगल का क्या लेते हैं? बेस, और उस बेस के ऊपर जो हाइट है, ये नहीं होता कोई भी बेस कोई भी हाइट नहीं, उस बेस के ऊपर क्या होता है? जो हाइट है, ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास है जिसका ना हमें पता है कि उसका हाइट क्या है, वी डोंट नो, ठीक है, दैट इज ट्राइंगल एबीसी, लेकिन हमें सिर्फ उसकी साइड्स पता है, हमें यह नहीं पता कि व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस. तो सिर्फ इस साइड्स की वैल्यूज से भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ सकता है. और यह बताया था किसने? हीरोन ने. यह बकायदा जो फॉर्मूला डिवाइस किया था, यह हीरोन ने किया था. ठीक है, कब? 10 CE to 75 CE. ठीक है, तो ही वॉज हीरोन. अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि हीरोन वॉज बोर्न इन अबाउट 10 AD. कुछ उनके बारे में देखते हैं. इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज अवेलेबल. पॉसिबली मीन्स मतलब कहीं ना कुछ श्योरिटी नहीं है कि कहां पैदा हुए थे. ठीक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे ये श्योरिटी है कि ये अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में बेसिकली पैदा हुए थे. एंड ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स. अप्लाइड मैथमेटिक्स तो आज का टर्म है, बड़ा खतरनाक. यू नो, वन इज, अब पता है अब रिसर्च भी होती है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स. ठीक है, क्यों अप्लाइड? मींस जहां पे इस नॉलेज को, इस वालेकुम अस्सलाम, इसको जो है अप्लाई करते हैं. ठीक है, उस रिसर्च फील्ड, वो एकदम एक अलग, जहां पे उस चीज को आप अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, उस प्रैक्टिकल फील्ड के जब स्टडी होती है या फिर उसके बारे में या उसके यूज, ठीक है, डेली लाइफ एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो वो कहलाता है क्या? अप्लाइड मैथमेटिक्स. ठीक है, तो हिज works on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields. आफिया तो जानती हैं, इनसे पहले डिस्कस कर लिया. कल जब इंटरव्यू था उन्होंने ये पूछा कि आपने सीओ मेंशन किया, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेते हैं. तो हालांकि वो एक चीज मेरे दिमाग में नहीं आई, मैं उनको कोट करता कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए पहले, मैथ्स भी थे, फिजिक्स भी था. मेंडल, जेनेटिक्स का, यू कैन से, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है बायो में, आपको पता है उसने जेनेटिक्स की फील्ड में मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस की थी. और वही उसका काम एकदम यूनिक था जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला, लेकिन मरने के बाद मिला. लेकिन उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स आज भी कहा जाता है. उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस की बायो में.
बात समझ में आ रही? तो मैंने सोचा था मैं इस एग्जाम्पल को कोट करूंगा, लेकिन उस वक्त दिमाग से निकल गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें रहती है। बहरहाल तो ये इनका भी क्या था, देखो मैथमेटिकल और फिजिकल सब्जेक्ट्स, उनके ऊपर जो है वो मतलब बहुत कमांड था। एंड हिज ज्योमेट्रिकल वर्क डील लार्जली विद प्रॉब्लम्स ऑन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मींस एरिया, पेरीमीटर एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, written in three books. Book 1 deals with the area of squares, rectangles, triangles, trapezoids, okay, various other specialized quadrilaterals, polygons, circle, surfaces, cylinders, cones, spheres, etc. अब बचा गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। और in this book Heron has derived the famous formula for the area of triangle in terms of 3 sides। तो आप देख सकते हो कि कितना वक्त था लोगों के पास। आज तो पढ़ लें वही बहुत है ना, ये भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, पीबीएल भी बनाओ, है इतना सारा लोड, प्रोजेक्ट बनाओ, फिर ये करो, ये बोर्ड वो बोर्ड, इतनी सारी चीज, ठीक है। बहरहाल तो कहने का मतलब था ये हमारे हीरोन है और इस चैप्टर की हीरो, जिनके बेसिस पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला पे। प्रोजेक्ट्स, हाँ बहुत सारी चीज होता है, हर स्कूल में अपना अलग अलग होता है, कहीं प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन बोर्ड में भी मांगते हैं, इंटरनल मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तो इन सारी चीजों को मैटर, मैं तो कहता हूँ ये सारी चीजें अब खत्म ही हो जानी चाहिए, कुछ मैटर ही नहीं है, इधर से कॉपी करो उधर से पेस्ट करो। मैं तो कहता हूँ सिंपल दे दो कि जाओ एक माउस ट्रैप बना के लाओ सही बात है, उसमें ज्यादा वो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। और जो सिंपल छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वो बड़े बच्चों के लिए आप उसे कहो विजिट करो सर्वे पे, वो जाएगा ही नहीं, वो इंटरनेट से फोटो उठाएगा सीधा कॉपी पेस्ट मारेगा, नहीं रियली। हो सकता है एक दो बच्चे जाए, हाँ विजिट करे, अच्छा ये जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे ये टैंकर होता है, ये होता है, ये मशीन, और ये स्टेप वो स्टेप, गया उसने वाकई रिसर्च किए, कहते तो कौन करे, गए अलीगढ़ के कितने मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, खटखट मारा, कुछ इधर से कॉपी किया, पेस्ट किया, प्रोजेक्ट तैयार। तो जब हम जान रहे इट विल हैपन, सो वी शुड इन्वेस्ट आवर एनर्जी इट सम अदर एरिया, कि वाकई वो उसी हिसाब से क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए प्रोजेक्ट्स में। इस बार कोशिश की है, देखते हैं कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अगर हीरोन्स फॉर्मूला की बात करें तो ट्राइंगल की सबसे पहले बात होगी, किस पे अप्लाई होता है, ट्राइंगल पे। तो मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है और इसका एक साइड स्मॉल ए है, दूसरा साइड स्मॉल बी है और तीसरा साइड स्मॉल सी है, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूले की शुरुआत होती है, अच्छा हैंडमेड नहीं, अब तो बोर्ड बोलता है आप हैंडमेड की जरूरत ही नहीं है, हैंडमेड भी ले सकते हो, आप पीपीटी भी ले सकते हो, आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो, आप प्रिंटेड भी ले सकते हो। अब तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी डायरेक्ट मांग लेते हैं। हाँ आप लोग में मतलब वो कर दिया होगा लिखने के लिए, ताकि आप लोग इन्वॉल्व हो, कुछ लिखो बैठ के, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज नाउ, क्योंकि फ्यूचर इज ऑफ एआई। हम आपको बोलेंगे लिखने के लिए, आप फ्यूचर में लिखोगे ही नहीं, आपसे बोलोगे आई जस्ट वॉन्ट अ फुल पेज लेटर ऑन द टॉपिक द काउ, खट 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 वो लिख के दे देगा आपको। तो यहां पे स्किल लिखने की नहीं है, यहां पे स्किल सोचने की है, क्योंकि लिख के तो आ ही जा रहा है, लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप एक्सप्रेस करते थे। अब तो आप ऑडियो को ज्यादा यूज करते हो व्हाट्सएप में, अगर आपको कोई लंबा कन्वर्सेशन आप लिखते हो बैठ के, नहीं मतलब अगर आपको 2-2 ढाई मिनट का अगर ऑडियो व्हाट्सएप है, कुछ एक्सप्लेन करना हो किसी दोस्त को, नहीं यार गलती हो गई, ऐसा नहीं था, बात को समझो, वो उधर से कुछ और करेगा, शॉर्ट लिखते हो, यू नेवर राइट लॉन्ग मैसेजेस। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप ऑडियो पे जाते हो, बिकॉज यू डोंट फील टाइम टू राइट इट। बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक है, ओके कहां हूं, यहां हूं, आ जाओ बाहर निकल आओ, यहां हूं, इतना तो कर लोगे, क्योंकि जनरेशन इज चेंजिंग। समझ में आ रही है, तो इस वजह से हमें फोकस करना है। बहरहाल चलो, यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, हम एजुकेटर्स के बीच में नहीं है, ठीक है ना, हम यहाँ पे सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं ना करिकुलम, देखते हैं आगे क्या होता है, कितना हो सकता है। इसीलिए एनईपी में प्रैक्टिकल अप्रोच सारी चीजें आई हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स और एनईपी आया ना, जो अप्लाई हो रहा है धीरे धीरे, उसमें क्या ज्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच, बच्चों को दिखाओ कैसे कारपेंट्री होती है, मतलब आसपास की चीज है भाई। नॉलेज क्या यही है ना कि आसपास क्या हो रहा है, साइंस भी क्या है, आप साइंस में ये थोड़ी पढ़ते हो
कि जो है वो जनरल साइंस में, कि सारे बच्चों को बताया जाता है बेटा बिग बैंग हुआ था, 4th क्लास में बताया जाता है, 3rd क्लास में। बिग बैंग तो बताया भी नहीं जाता, वो बस हाई स्कूल में एक आइडिया दे दिया जाता है एवोल्यूशन के वक्त कि बिग बैंग हुआ था, दैट्स इट। क्या उसको डिटेल में पढ़ते हैं? नहीं, उसका एक लेवल है पढ़ने का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो चीजें हम करें जहां पे हम अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत चेंज हो रहा है, अब देखते हैं आगे 5 साल में क्या होगा। बहरहाल लेकिन आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से इक्विप्ड होना पड़ेगा। आज समझ में आ रही है? आज मैंने अपने आप को AI यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं इन्वेस्ट करना टाइम कि बैठ के मैं ड्रॉ करूं और डिजाइन करूं। जैसे अब मैं यूज करता हूं यहाँ पे थंबनेल बनाने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं बैठ के वहां डिजाइनिंग कर रहा हूं, बैठ के एक एक कलर, आई एम जस्ट यूजिंग कलर कोड्स, खट 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 चेंज कर रहा है। ठीक है, अब तो सोर्स को लेके आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लो। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो सीखना है। क्यों? इट्स फ्यूचर, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स है, तो हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी मींस हाफ और पेरीमीटर मींस द सम ऑफ ऑल साइड्स, जिसको हम बोलते हैं एस। स्टार्ट होता है एस से, स्मॉल एस से, एंड दैट विल बी व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि पेरीमीटर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर। यहीं से शुरुआत होती है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज वी बाय 2। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा, आपको साइड से अलग अलग दे सकता है, कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पेरीमीटर बोलेगा, यहां पे एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला पे जब आएंगे, सो इट स्टार्ट्स विथ द स्क्वायर रूट। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले s, देन मल्टीप्लाइड विथ s माइनस a, मल्टीप्लाइड विथ s माइनस b, मल्टीप्लाइड विथ s माइनस c। दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो बात स्टार्ट होगी कहां से? सेमी पेरीमीटर से, और इस फॉर्मूले तक आएगी। तो इसका मतलब हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपके पास सेमी पेरीमीटर होना लाजमी है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अब एग्जाम्पल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट इसमें किसी को भी? हो गया? इज इट डन? हो गया? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं, हमने एक ट्राइंगल लिया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, इसका एक साइड है 32 मीटर्स, दूसरा साइड है 24 मीटर्स और तीसरा साइड है 40 मीटर्स। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले तो ये लिखेंगे ए क्या है। तो ए हमने मान लिया 32 मीटर, बी हमने मान लिया 24 मीटर और सी हमने मान लिया 40 मीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 32 प्लस 24 प्लस 40 अपॉन 2, और यूनिट यहां पे क्या आएगी? मीटर, जो यूनिट्स हैं। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 32 प्लस नहीं, ये टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 106 अपॉन 2। आर यू श्योर? ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 53 मीटर्स। ये आ गया सेमी पेरीमीटर।
ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए आपका स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने भरोसा किया था। 2 + 4 6, 3 + 2 5 + 4 96, 49 मीटर्स। मेरा भरोसा तोड़ा गया। 49 मीटर्स। ठीक है, तो जो मैं कह रहा था वो ये कह रहा था कि इस चैप्टर के लिए हमारा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट है, जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम एरिया पे। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ये नहीं है कि उठा के बस डायरेक्ट लिख दिया, जो तो टीचर को पता ही होता है, उसी ने तो पेपर बनाया। अच्छा, वेरी गुड, दैट इज 48। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज देखो 48, फिर उसके बाद ब्रैकेट 48 माइनस 32, देन 48 माइनस बी मतलब 24, then 48 minus C, that is 40। अच्छा, अब एरिया आएगा, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, साइड की यूनिट मीटर है, तो एरिया की यूनिट सारा क्या होगी। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। मैं याद ही कर रहा था। अगर साइड की यूनिट मीटर है तो एरिया की यूनिट क्या होगी। अरे कोई बताइए। यस अनस, अभी कल जो है विराशि सर से बात करता हूं। साइड की यूनिट मीटर है तो एरिया की यूनिट क्या होगी, अरहम। ऑनलाइन में भी सिर्फ एक आंसर आया मेरे पास। इशहाजा, यस दैट इज मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट और फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और इसको भूलना नहीं है, क्योंकि 10th में इसको हम यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व एक क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है, सिर्फ एक। ठीक है, 10th में। ठीक है, तो अब 48 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, और एकदम बेसिक फैक्टराइजेशन पे आना है। अगर मान लीजिए वही फिगर्स आ रही हैं तो आप उसको ले सकते हो एज ए स्क्वायर रूट। मान लो 24 24 24 आ रहा है, तो एक 24 को बाहर निकाल लो, उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे आ रहा है 48, तो 48 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3। अच्छा, पक्का। ये 2 to the 4 to the 8 2 the 16 3 the 48, वेरी गुड। इंटू 48 माइनस 32 कितना होगा। हाँ, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले यहां पे इसको माइनस करके यहां पे लिख लो। तो 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 16। 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 24। 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 8। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर दिया। ठीक है, दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दो चीज है, देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप डायरेक्ट यहां से फिगर उठा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है, कंफ्यूजन होता है, तो फैक्टराइज कर लो। अगर मुझसे आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट फिगर यहां से उठा लूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 24 2 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा।
तो 2 यहां से आ जाएगा, 24 एक बाहर आ जाएगा, 16 टू 32 होगा, 18 टू 8 टू 16 होगा, तो हम 8 को निकाल लेंगे बहरहाल। लेकिन अगर नहीं है, कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको फैक्टराइज कर लो। तो 2 2 2 2 3 ये हो गया। 16 क्या हो जाएगा, 2 2 2 2। 24 क्या हो जाएगा, वेरी गुड। और 8 क्या हो जाएगा, 2 2 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गया। अब देखो ऊपर देखो सब लोग, अभी अगर मुझसे पूछोगे यहाँ पे, तो देखो मैं क्या करूंगा। अब ये 48 है और देखो 16 है ना, तो देखो ये हो जाएगा 16 इंटू 3। ठीक है, 16 को मैं फैक्टराइज नहीं करूंगा, क्योंकि 16 16 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के बाहर डायरेक्ट 16 में लिख दूंगा। समझ में आ रही, शॉर्टकट। ठीक है, उसके बाद 24 है, और यहां पे क्या है, 8। ठीक है, तो 24 को मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 3, और ये हो जाएगा 8। तो देखो एक 8 बाहर आ जाएगा, और ये 3 हो गया, एक 3 बाहर आ गया। अगर हमारे कैलकुलेशन है, नहीं है तो आप इस पे जाओ और उसको फैक्टराइज करो। तो देखो ये एक 2 बाहर आ गया, सेकेंड 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, ये एक 2 बाहर आ गया, ये एक 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, और ये भी पेयर बन रहा है, ये 2 बाहर आ गया, मीटर स्क्वायर। अब चलो मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू 4, 4 टू 8, 2 16, 32, 64, 128। 128 इंटू 3 कितना हो जाएगा, पक्का? ये देखिए 128 इंटू 3, yes that is 384 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप वहां पे ऐसे डायरेक्ट बड़े फिगर्स का भी कर सकते हो, लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो आप बेसिक फैक्टराइजेशन पे ही जाइए। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर आने के बाद आप दोबारा नहीं कर सकते हो कुछ। ठीक है, फिर ये क्लास में चलेगा, सर प्लीज आधा मार्क्स बढ़ा दिए ना सर। सर देखिए इसमें किया है ना, ये थोड़ा बहुत तो लिखा है ना मैंने, होता है। सर प्लीज हाफ मार्क्स तो ना इस क्वेश्चन, तो गलती क्या की है मैंने यहाँ पे। चलिए इसको कर लीजिए। अब आते हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे। तो बीच में फिर से मैं रिमाइंडर डाल दे रहा हूं, 22 ऑफ अगस्त तक क्या है, मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग सेम है, दैट इज 5:30 टू 6:30 ऑफ इंडिया। जो फ्राइडे सैटरडे का टाइम है, वही मंडे टू थर्सडे का भी टाइम रहेगा, 22 अगस्त तक। ठीक है, हम्म हम्म कल तो फ्राइडे सैटरडे हो गया, इज इट डन? मुझे 2 स्क्रीन रखनी पड़ेगी, 2 एक्सटेंडेड, एक पे क्वेश्चन, ताकि जब तक बच्चे कर रहे होंगे उतनी देर में प्रिपेयर करके इधर सीधा कॉपी। टेक्नोलॉजी, चलो चेंज भी नहीं करना पड़ेगा बार बार थंबनेल, वो डायरेक्ट क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएगा। ओके, कहेंगे सर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अब इसमें तो बोल रहा है कि सी फिगर्स 10.3, लेकिन हम फिगर को नहीं देखेंगे, देख भी सकते हैं और नजर डाल भी लेंगे। हम्म,
ओके, एग्जाम्पल 1। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। ठीक है, सिर्फ दो साइड दिया है, इतना बड़ा जुल्म, और साथ में पेरीमीटर दिया है और कह रहा है कि क्या निकालो, एरिया। तो हमें मालूम है कि एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर, पहली चीज। तो सेमी पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड करके भी आता है, या फिर पेरीमीटर बाय 2 करके भी आता है। पहली चीज सेमी पेरीमीटर चाहिए। दूसरा, जब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो तीनों साइड्स को सेमी पेरीमीटर से 1 बाय 1 माइनस करना होता है। तो दो साइड तो दी हुई है, तीसरी साइड गायब है, तो इसका मतलब है कि तीसरी साइड को भी निकालना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम क्या करें, उस s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी को भी क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे क्या कि a क्या है हमारा, मैंने मान लिया चलो 8 सेंटीमीटर, b हमारा क्या है 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या है हमारा 32 सेंटीमीटर, c हमें निकालना है, c चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं सेमी पेरीमीटर पे। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 2, अच्छा 16 होगा, ठीक है, दैट इज 32 बाय 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही लिखा है सब, एकदम स्टेप बाय स्टेप। यूनिट्स को लोग ऐसे खाते हो जैसे केक के ऊपर से वो नहीं कैंडीज खा ली जाती है, आदत पड़ जाती है। अच्छा, कोई टोकता भी नहीं होगा ना, कोई टोकता भी नहीं होगा, यूनिट्स यहाँ पे नहीं है, वो तो बोलते हैं ऐसे, कौन, इसलिए भूलना नहीं है। जो आपको पॉइंट आउट कर रहा है वो आपका हमदर्द है, बस ये समझ लीजिए। उससे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप गुड वेरी गुड बड़े मुश्किल से देते हैं। मैंने कहा जब दिल से निकलेगा गुड, गुड देंगे, जब दिल से निकलेगा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट देंगे। जब कुछ नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया, तो एक पार्ट तो पूरा हो गया। अब हमें सी भी निकालना, उसको निकालना है, क्योंकि एरिया जब लगाएंगे तो सी की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पे हम निकालेंगे सी, ये हो जाएगा, हम किसी से भी निकाल सकते हैं, देखो पेरीमीटर से भी निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे करेंगे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 32, ये हो जाएगा 8 प्लस 11 प्लस सी। तो 32 इज इक्वल टू 19 प्लस सी। तो सी क्या हो जाएगा, 32 माइनस 19 सेंटीमीटर। तो सी क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर। क्लास के वक्त कोई कॉल नहीं। ठीक है, सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो देखो सेमी पेरीमीटर भी आ गया और सी भी आ गया। ठीक है, बस अभी टाइट्स आना बाकी है। कहेंगे सर बैड जोक, तो ये एक कौन चला गया, जुनैद है, मदीहा है, अच्छा अमीमा चलेगी। यस जुनैद मदीहा हो गया यहां तक। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना ना भूलें। अब जैसे मैंने यहां पे किया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस का ख्याल रखना पड़ता है, वरना आप सीक्वेंस में ही करें, इस टाइप से नहीं करें कि यहीं पे किया और यहीं पे बना दिया, यहां पे स्क्वायर रूट, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका सोल्यूशन प्रॉपर दिखना चाहिए, मेकअप नहीं करना है, बस ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या है यहां पे, दैट इज 16। फिर हो जाएगा 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। अब सेंटीमीटर है तो एरिया की यूनिट क्या होगी, यस दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसको, यहां पे हो गया 16 इंटू 8
इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू, ये आ गया 16। अब देखो 8 2 जा 16, यहां भी आ सकता था, मैं डायरेक्ट 8 को बाहर ले सकता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 16। एक और आएगा 2 2 जा 4 5 इंटू 3, इसको एक्सटेंड कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां से भी एक 2 और यहां से भी एक 2, रेस्ट will be inside only, that will be 30 centimeter square, that means 8 root 30 centimeter square will be the answer, ठीक है। तो देखिए कि कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव है। अगर कोई बड़ा फिगर आ गया तो उसको फैक्टराइज करना, लिखना, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आजा मुश्किल, माफी मुश्किल। अब सीखना शुरू कर देना होगा, क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो जब हो जाए तो डन लिखिएगा। अमीमा, आई थिंक सम नेटवर्क इशू इज देयर। ओके, तो 3 एग्जाम्पल्स, चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो कमिंग टू एग्जाम्पल 2, लेट अस टेक फ्रॉम द, यस, अच्छा आपको पता है जो चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको एक अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। मतलब होता है ना कि जब हम नहीं जानते व्हाट विल बी ऑफ फ्यूचर, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो होती जाती हैं। अब ये मतलब ये नहीं है कि बैठ जाए और जो होगा उसके हिसाब से होता चला जाए, ठीक है, बिकॉज आपके एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी कहा जा चुका है। बात समझ में आ रही? आपको पता है ये नहीं है कि जैसे मैं आपको बोलता हूं कि जीआरएफ में मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने पढ़ाया, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाना शुरू किया था जब 2011 में, जब मेरी एमएससी पूरी हो गई थी, तो उसके बाद रिसर्च के लिए किया, तो 2012 आया, 13 आया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने कोचिंग्स में पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। 2013 आते आते जो है वो कह सकते हैं कि अजीजिया, तो जब जब पढ़ाना शुरू किया था तब पर्सनल ट्यूशन देता था घर जाके, ठीक है। तो वहां पे जाहिर सी बात है मैथ्स भी देखता था और साइंस भी। लेकिन नेक्स्ट ईयर उसके बाद हमने अजीजा की बुनियाद डाली, ठीक है, यानी खुद से ही पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जब हम जीआरएफ दे रहे थे तो ये नहीं था कि जीआरएफ के सेक्शन ए पहले से था, पहले सिर्फ लाइफ साइंसेज में बायो से ही रिलेटेड सारी चीजें आती थी, ठीक है। मतलब जो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड कह सकते हैं, मतलब उसमें क्वेश्चंस होते थे। जब ये मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे नहीं पता था, देखो होता है ना कि जब आप कुछ करते हो, ठीक है, तो उस वक्त जीआरएफ में मैथ्स रीजनिंग नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब बाद में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये मेरा पढ़ाना यहां पे काम आया, और जब काम आया तो मुझे तो टेस्ट देना था, तो फिर उसके बाद मैंने उसी को क्या कर लिया, कंटिन्यू। कहने का मतलब यह है, क्या मुझे पता था आगे जेआरएफ में सेक्शन ए मैथ्स रीजनिंग होगा? नहीं, मैंने पढ़ाया, लेकिन ये जो मेरी मेहनत थी वो काम आई कि नहीं आई? मैं यहां पे ये एग्जांपल देना चाह रहा हूं। असम में बहुत हेल्प हुआ था सेक्शन ए में, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ था, कोई भी चीज समझ नहीं हो पढ़ाना शुरू कर दो, दैट इज द बेस्ट थिंग। यानी अगर दोस्त को भी पढ़ाना शुरू कर दो,
तुम्हें यह समझना है कि सेल के बारे में मैं कैसे लिखूं, सेल के बारे में अपने दोस्त को बताना शुरू कर दो, प्रोवाइडेड कंडीशन ये वो सुनने वाला हो, ठीक है, वो ये नहीं कहेगा हाँ जल्दी खत्म करो चलो, ठीक है, वो भी सीरियस हो पढ़ाई के लिए। दिस इज द बेस्ट वे। हम लोग यही करते थे इवन एमएससी में भी। समझ में आ रही? हमारे रिजवान सर थे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, अभी भी हैं, प्रोटीन जो है के ऊपर, मतलब वो साइंटिस्ट हैं और प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं। तो उनका ये होता था पता है, वो लेक्चर लेते थे, फिर हम लोग को एक एक टॉपिक दे देते थे, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में हम लोग एमएससी में हम लोग को टॉपिक देते थे और हम अपने ही बैच को पढ़ाते थे। वो एक टॉपिक दे देते थे, ये टॉपिक तुम्हें तैयार करके आना। समझ में आ रही? तो जब पढ़ाते थे तो और अच्छे से समझ में आता था, ठीक है। तो इट्स द बेस्ट वे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखो आप जो करते हो ना, आपको नहीं पता कि यहां पे जो आप मेहनत कर रहे हो वो आगे कहां यूज होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं क्या, मेहनत किसी की भी वेस्ट नहीं होती, इट्स नेवर वेस्टेड। और साइंस के भी एतबार से देख लो, वर्क जहां पे होगा इट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। और जब आपने वर्क किया तो वो दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समझ में आ रही? तो वो एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में जो आप कर रहे हो। समझ में आ रही? और इसी को बोलते हैं डीड्स, कर्म, आमाल। यस, व्हेन यू हेल्प। अब आपने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास पेन नहीं है, ये पेन ले लो। अब ये कर लिया तो कौन सा तीर मार दिया? आपने क्या कंट्रीब्यूट कर लिया इतने बड़े यूनिवर्स में? लेकिन आपने एक वर्क किया है which has created an, means you can say उसने एक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है और एनर्जी एग्जिस्ट करती है एंड इट विल रिटर्न टू यू एनी डे, एनी टाइम, एनी सेकेंड इन योर लाइफ और इन योर जनरेशंस। दिस इज द बेस फॉर द साइंस। साइंस के भी एतबार से ये फॉलो होता है कि मेहनत, हाँ अब ये नहीं पढ़े हुए ठीक है, तो जाहिर से पढ़े हो तो आपको एफर्ट कर ही नहीं रहे हो, तो जब कर ही नहीं रहे हो तो फिर अकॉर्डिंग टू द साइंस द वर्क इज नॉट गोइंग ऑन, वर्क हो ही नहीं रहा। समझ में आ रही? और उसको अल्लाह ताला ने भी पसंद नहीं किया। जैसे एक छोटी सी मिसाल देते हैं, शेर शिकार करता है, उसको ताजा गोश्त मिलता है, ताजा ताजा गरम गरम, ठीक है। फिर स्कैवेंजर्स होते हैं जो मरे हुए को खाते हैं, हाइनाज, लकड़बग्गे, वल्चर्स, उनको क्या मिलता है? बचा कुचा। समझ में आ रही? तो यहां है, तो ये सारी चीजें फॉलो होती है, अप्लाई होती है नेचर में। इट्स नथिंग हाइपोथेटिकल, ऐसा नहीं है कुछ हाइपोथेटिकल, इट एग्जिस्ट, होता है, ठीक है। आप जो करते हो उसका इफेक्ट आप पे पड़ता है, आपकी लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि यू आर डूइंग वर्क। समझ में आ रही? इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनर्जी और इट विल क्रिएट व्हाट, अ नेगेटिव एनर्जी, ओके। क्योंकि जब वर्क होगा सो देयर विल बी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और वो पहुंचेगी आगे एंड दैट विल इफेक्ट दिस नेचर। वो उसको क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। देखा होगा आप कहीं जा रहे हो तो कहीं जाते तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है और कहीं जाते तो बड़े अच्छी सी फीलिंग आती है। वो क्यों आ रही है? आप तो आप ही हो, ठीक है। सो देयर इज समथिंग, मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा, देयर इज समथिंग मीन्स what you do it exists, and when you do hard work it really exists and it will create an impact on you। इसीलिए बार बार टीचर्स बोलते हैं, लेकिन इस तरह से शायद ही कोई बताता होगा ताकि कुछ असर पड़े। मेहनत करो, मेहनत करो, हाँ कर लेंगे, एक रात पहले कर लेंगे, तो एक रात पहले वाली एक रात पहले वाली होगी फिर मेहनत। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल। सबका यही होता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है ट्रायंगुलर पार्क एबीसी है, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, कुछ फेंसेस भी लगे हुए हैं कांटेदार कि आप एंटर ना कर सकें, ठीक है। हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया, हाँ गार्डनर धनिया इज देयर। अच्छा, एनसीईआरटी की बड़ी खास बात है, बड़े यूनिक नाम लेके आता है। मतलब ऐसे ही आप देखोगे वहां पे छोटी क्लासेस में भी 876 में भी बड़े यूनिक नाम होते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो इसके बारे में पता करूंगा कि ये क्यों ये यूनिक। पता है ये सब यूनिक नेम विलेजेस में फाइंड होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो उसको कंसिडर कर रहे हैं
ठीक है। जैसे बहुत सारा, एक बहुत ही फेमस नाम है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, एनसीईआरटी की बुक्स में ही होता है, हो सकता है आपने देखा भी हो, 8th की बुक में, 7th की बुक में, अगर एनसीईआरटी आपके वहाँ चल रही है, ठीक है। कुछ होता है, मतलब लड़के मतलब वहाँ बॉय और गर्ल होता है, कैरेक्टर दो होते हैं, उनका कुछ नाम होता है। हाँ हाँ, भूजो पहेली, मतलब इस टाइप से समथिंग। ओके, तो हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, उसको एक फेंस लगाना है, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, उसको ग्रास भी लगाना है। अब देखो फेंस कहां लगेगा, फेंस उस पार्क, पार्क ही बोला है, यस, पार्क के अंदर तो नहीं आएगा ना, फेंस तो बाउंड्री पे लगेगा, तो मतलब फेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरीमीटर। ओके, ग्रास इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरिया। ओके, आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, अब आगे बात एरिया निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहां पे ये जो 50 है, तो ये इसका साइड भी तो 50 होगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ ए बार्ब्ड वायर एट ₹20 per meter, लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अभी कह रहा है कि जब फेंस लगाएगा बाउंड्री पे, तो इस फेंस लगाने की भी कॉस्ट क्या आएगी, लेकिन 3 मीटर जो है वो क्या करना है, छोड़ना है गेट के लिए, क्योंकि गेट पे फेंस लगा दोगे तो अंदर कैसे जाओ, ठीक है। तो यहां पे वही कह रहा है कि 3 मीटर ये छोड़ना है, क्लियर। तो जितना पेरीमीटर है उसमें से 3 मीटर क्या होगा, माइनस होगा, वेरी गुड। तो जब 3 मीटर माइनस होगा, तो यहां पे हमें यह समझना है कि अब आगे क्या, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट का। देखो कॉस्ट क्या होता है हमेशा, भाई कहेंगे भाई व्हाइट वॉशिंग करनी, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। अच्छा चलिए, मुझे 4 पेपर प्रिंट कराने, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। मुझे 5 पेन लेने हैं, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, होता है ना। तो जब भी कॉस्ट की बात आती है, तो वहां हमेशा एक फैक्टर तो कॉमन है, वो रेट। हर चीज का एक रेट होगा भाई, एक पेज ₹1 का प्रिंट होगा, अब आप कैलकुलेट करोगे, लाया तो मैं ₹5 हूं, अच्छा ठीक है भैया कुछ कम कर दो, ठीक है, आप 5 ही पेज कर दो, अभी लेके आता हूं, ठीक है, फॉरेन कैलकुलेशन होगा। तो इसका मतलब एक जो पैरामीटर है वो रेट का वो फिक्स है, कि भाई ठीक है हम पर स्क्वायर फीट जो है ₹3 लेंगे। अब आप देख लो पूरे घर का क्या, कितना स्क्वायर फीट आने वाला है, ठीक है, तो रेट। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट होती है वो वेरी कर सकती है, जैसे मान लीजिए टाइल्स लगाना है, तो वहां पे क्या बात करेंगे, हम एरिया की बात करेंगे, बात समझ में आ रही, ठीक है। अगर मुझे किसी कंटेनर में गैस फिलअप करनी है, तो वहां पे हम क्या बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, बात समझ में आ रही। अगर मुझे बाउंड्री पे फेंस लगाना है, तो रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है 20 पर मीटर, लेकिन यहां पे बात किसकी होगी, लेंथ की बात होगी, मतलब रेट इंटू लेंथ। क्यों, क्योंकि यहां पे बोल रहा है ₹20 पर मीटर, 1 मीटर तार लगाओगे ₹20 का पड़ेगा। तो अब यहां पे वही है ना कि पूरी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ से, तब जाके क्या निकल के आएगी, कॉस्ट। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट, यस मदीहा, अमीमा, जुनैद, यस, कोई कंफ्यूजन, आपको कोई कंफ्यूजन है हम सर, कोई नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, एरिया ऑफ ग्रास निकालना, दूसरा कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। लेकिन सबके लिए क्या जरूरत है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो ए को हमने कंसिडर किया मान लो 50 मीटर्स, बी को हमने कंसिडर किया 80 मीटर्स, और सी को हमने कंसिडर किया 120 मीटर्स। अब ये नहीं करना 120 -3 यहां पे नहीं कर देंगे, एरिया ऑफ ग्रास तो वही रहेगा ना, गेट लगने से एरिया ऑफ ग्रास पे क्या फर्क पड़ेगा, गेट लगने से फेंसिंग पे फर्क पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो वो ये नहीं करना है कि यहां पे सी है तो ये 3 मीटर माइनस कर दो अभी से, नहीं, 3 मीटर माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ ग्रास पे क्या फर्क पड़ जाएगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा, मींस रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन 2 मीटर्स, ठीक है, 225 होगा, 125। अनस ने कहा है कि इस बार जो है मैं देख के सारी चीजें आंखों से लिख दूंगा, मुझे हाथ चलाने की जरूरत ही नहीं है, काम आएगा आपके, कैसे आएगा भी आपको पता चलेगा। इलेवेंथ इंटरेस्ट देना है,
ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्रास। तो एरिया ऑफ ग्रास पहले निकाल के रखेंगे, तो दैट विल बी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी मैंने समझाया कोई भी वर्क वेस्ट नहीं होता है, जो भी काम करोगे काम आएगा, जो भी काम करोगे काम आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 125। अच्छा, टाइम पीछे शिफ्ट हो रहा है क्या, 7:20 पे अजान हो रही। ठीक है, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50, हाँ 50 minus 80 and 125 minus 120, unit will be what, meter square। तो अब देखो 125 है, तो 125 इंटू, सबसे पहले इसको कर लेंगे 75 हो जाएगा, इसको कर लेंगे 45 हो जाएगा, और इसको कर लेंगे तो 5 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 75 क्या हो गया इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। एक 5 बाहर आ गया, दूसरा 5 बाहर आ गया, तीसरा 5 बाहर आ गया, ठीक है, फिर 3 बाहर आ गया, और 15 हम बाहर डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो ये आ गया क्या 125 इंटू 3, दैट विल गिव अस 125 इंटू 3 विल गिव अस 375। तो 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ग्रास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए रेट तो दिया है, लेकिन लेंथ ऑफ फेंस हमें निकालना है, तभी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारी बात क्या होगी, दैट इज लेंथ ऑफ फेंस। यहां तक हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, नाउ लेंथ ऑफ फेंस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पार्क माइनस 3 मीटर्स, यही होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आया था 250, पेरीमीटर नॉट सेमी पेरीमीटर, 250 माइनस, तो दैट विल बी 247 मीटर। तो लेंथ ऑफ फेंस आ गया, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा क्या, दैट इज द लेंथ ऑफ फेंस इनटू रेट ऑफ फेंसिंग। तो देखो अब क्योंकि कॉस्ट निकालना है तो उसकी यूनिट रुपीज होगी, तो हमेशा पहले लिख देंगे लेंथ ऑफ फेंस है 247 और कॉस्ट कितना है 20, तो दैट विल कम आउट टू बी 4940, 4940 रुपए में जो है फेंसिंग हो जाएगी। तो ये था हीरोन्स फॉर्मूला, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 3 करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। इसमें फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही, ऐसे कुछ। यस, कल अब फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, और एक्स्ट्रा क्लास में सोच रहा हूं कि ऐसे टाइम पे रखे, वही अपना 12-1-2 के करीब, उसी हिसाब से रख लेते, 10-10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास होती है, क्या 10 मिनट हो चाहे 1.5 घंटा। 12 ऑफ इंडिया, ओके फाइन।
मैं मैसेज कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आज आप लोग का इंडिया के हिसाब से 9 बजे टेस्ट है, मैथमेटिक्स का टेस्ट है, उसको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोग की वेकेशन है लेकिन पढ़ाई में लगे रहिए। यहाँ पे तो इन लोग की शायद 25-25 दिन की मिली है, चाहे 1 महीने की मिली है। आप लोग के पास पूरा 2 महीने हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट। कुछ लोग यहाँ जल रहे हैं, धुआं निकल रहे हैं, दो महीने की छुट्टी मिल रही है। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल साइंस के साथ एट 5:30 ऑफ इंडिया। और हम पढ़ क्या रहे थे? यस, विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स सेकेंड चैप्टर। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।